अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 और उसका टॉपिक एवेपोरेशन। एवेपोरेशन बेसिकली क्या है? चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। हमने लिक्विड को वेपर स्टेट में हमने चेंज करना है, यानी उसको लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट के अंदर हमने कन्वर्ट करना है, बट विदाउट हीटिंग द लिक्विड को हीट किए बगैर। इसके एग्जांपल आप लोग कुछ इस तरह से ले लें कि एक डिश में आप पानी लें। जैसे हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारी एक डिश है और इस डिश के अंदर हमने लिक्विड ले लिया, पानी ले लिया हमने। अब इसको ओपन एयर में रख दें, सनलाइट में, तो क्या होगा कि जब सन की लाइट आके इसके ऊपर ड्रॉप होगी तो इसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो सरफेस पर मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल जो है वो जा रहा है, फिर एक और मॉलिक्यूल यहाँ से एस्केप आउट हो रहा है, फिर ये मॉलिक्यूल एस्केप आउट हो रहा है। तो इसी तरह क्या होगा कि जैसे जैसे सनलाइट इसके ऊपर ड्रॉप होती रहेगी, इसकी सरफेस पर मौजूद जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जाएंगे, जिससे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इसकी सरफेस से एस्केप आउट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे सेम फिनोमिना आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं फ्रॉम द आउटर सरफेस एटमॉस्फेयर, ये यहाँ से मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट इस वाली सरफेस से होना शुरू हो गए हैं। तो सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है इसमें हम लोग लिक्विड को हीट नहीं करते, लिक्विड को गर्म किए बगैर हम इसको गैशियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। जबकि एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन में क्या होता है कि हम लोग लिक्विड को बाकायदा तौर पे हीट करते हैं और लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाके क्या होता है, गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन। जबकि एवेपोरेशन में हम लोग लिक्विड को हीट नहीं करते, जबकि आउटर एटमॉस्फेयर की वजह से उसकी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद ब खुद लिक्विड से गैस में यानी वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो कूलिंग कॉज करता है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि लेट्स से कि अगर आप क्या करें, अपने हाथ के ऊपर एक वाटर कोई परफ्यूम या कोई लिक्विड अपने हाथ के ऊपर आप ड्रॉप करें। जैसे घर में बॉडी स्प्रेज होती हैं, परफ्यूम्स हैं, आप कोई लिक्विड ले लें जैसे थिनर है, तो इसको जब आप अपने हाथ के ऊपर ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, आपके हाथ की जो एनर्जी होगी वो लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो लिक्विड आपके हाथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा खुद तो वो एस्केप हो जाएगा, खुद वहाँ से वो उड़ जाएगा। जबकि आपके हाथ जिस जगह के ऊपर वो हमने लिक्विड को ड्रॉप किया था वहाँ की एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर चुका है, यानी वहाँ से एनर्जी ख़त्म हो गई। तो इस वजह से हमें क्या होगा, वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट फील होगा। नेक्स्ट भी जो पार्ट है इसका वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ये मैं अभी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि जो एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है दैट इज़ ओनली टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये सिर्फ लिक्विड की सरफेस से टेक प्लेस होता है, एक बात। नंबर 2, हमें इसके लिए किसी किस्म का कोई भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, हमें इसके लिए कोई भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता, ये ऑल टेम्परेचर्स पे होता है। ठीक है, एक होता है ना कि स्पेसिफिक टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड हो। जैसे वाटर है, आपने वाटर को बॉयल करना हो तो उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। लेकिन जब आप उसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं
तो वो लिक्विड स्टेट से ऑटोमेटिकली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है कि हम इसको एक मखसूस टेम्परेचर नहीं देते, ये ऑल टेम्परेचर पर, यानी 0 to 100, ये ऑल टेम्परेचर्स के ऊपर इवेपोरेट होता है। इसके बाद एक और फैक्टर है और वो ये है कि जो इवेपोरेशन है दैट इज ओनली प्रोड्यूस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये सिर्फ लिक्विड की सरफेस के ऊपर से होती है। लेकिन जो बॉइलिंग है वो लिक्विड की सरफेस पर भी होती है और लिक्विड के इनसाइड भी होती है, यानी वो दोनों तरह से हमें मिलती है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड एज वेल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट भी है हमारे पास कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें पहला फैक्टर है टेम्परेचर। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि पहली बात तो ये है कि एवेपोरेशन हमारी 0 to 100 डिग्री सेल्सियस ऑल टेम्परेचर पर क्या होता है, ये हैपन होती है। मतलब हमें कोई मखसूस टेम्परेचर इसे प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप क्या करेंगे, अपनी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे यहाँ पे सूरज है, अब अगर एक बहुत ही सनी डे हो तो सनी डे में क्या होता है, आउटसाइड टेम्परेचर, हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसकी सरफेस से जो इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग विंटर डेज में, अब विंटर डेज में भी अगर सनी डे हो और उसमें सूरज अपनी मुकम्मल रोशनी से ना चमक रहा हो तो क्या होता है, इसकी इवेपोरेशन जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। यानी आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम लोग गर्मियों में कपड़े खुश्क होने के लिए छत पे डालते हैं तो वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं, जबकि सर्दियों में वही कपड़े कुछ टाइम लेते हैं खुश्क होने के लिए। क्यों? क्योंकि गर्मियों में आउटसाइड टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द क्लॉथ जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं, जबकि विंटर डेज में वही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़ा लेट एवेपोरेट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसके बाद है सरफेस एरिया। अब देखिए, सरफेस एरिया जो है उसमें ये होता है कि जितना सरफेस एरिया आप बड़ा रखेंगे, जैसे आप इस वाली एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर हम सरफेस एरिया को बड़ा रखेंगे तो एवेपोरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। यानी अगर आप एक सरफेस को इतना ले लें और एक सरफेस को इतना ले लें तो इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होंगे और इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा होंगे। लिहाजा यहाँ से एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होगा और यहाँ से एवेपोरेशन का प्रोसेस कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है विंड। डेफिनेट है कि हवा जितनी तेज़ चल रही होगी वो उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को एस्केप आउट करवाएगी और जितनी मतलब उसकी स्पीड कम होगी उतने वो कम मॉलिक्यूल्स को एस्केप आउट करवाएगी। अच्छा, इसकी लास्ट जो है डिपेंडेंस वो है नेचर ऑफ लिक्विड। अब याद रखिएगा, कुछ लिक्विड हमारे पास ऐसे होते हैं जो जल्दी से एवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ी कि अगर हम लोग अपने हाथ के ऊपर परफ्यूम को शावर करें तो वो जल्दी एवेपोरेट हो जाती है, बनिस्बत अगर हम अपने हाथ के ऊपर वाटर को रखें तो वाटर जो है वो इतनी जल्दी एवेपोरेट नहीं होता। वाटर हमारे हाथ के ऊपर मौजूद रहता है, जबकि वो परफ्यूम जो है वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाती है और हाथ खुश्क हो जाता है। तो इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो अगर फर्ज करें अगर हम लोग दो लिक्विड ले लें, एक स्प्रिट ले लें और दूसरा हम लोग वाटर ले लें, तो इनके जल्दी एवेपोरेट होने या देर से एवेपोरेट होने की वजह ये होती है इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनमें डिफरेंस होता है। जैसे स्प्रिट है, स्प्रिट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत कम होती हैं जिसकी वजह से वो जल्दी एवेपोरेट हो जाता है, जबकि वाटर जो है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लिहाजा वो देर से एवेपोरेट होता है। अच्छा, फिर
कहता है जी आप अपने हाथ की हथेली के ऊपर कुछ ड्रॉप्स ऑफ ईथर और स्प्रिट रखें, आपका हाथ ठंडक महसूस करेगा। अब उसकी क्या रीज़न है, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा कर देता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप अपने हाथ के ऊपर एक लिक्विड मॉलिक्यूल को रखते हैं, जैसे ईथर ले लें या घर में परफ्यूम का एक शावर अपने हैंड के ऊपर कर लें, तो वो परफ्यूम आपके हाथ के ऊपर जल्दी खुश्क हो जाती है और ठंडक प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ के जिस पार्ट के ऊपर वो मौजूद होती है वहाँ पर मौजूद जितनी भी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और वहाँ पर क्या होता है, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को वो छोड़ देती है। ठीक है, खुद वो एवेपोरेट हो जाती है और उस पार्ट की एनर्जी लो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको वहाँ पर ठंडक महसूस होगी।